बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मकान। आप घर नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उसे शर्तों पर या मुफ्त में नहीं ले सकता। सफ़ेद व सब्ज़ संगे मरमर का बना वो खूबसूरत मकान हमेशा की तरह आज भी इसकी तवज्जो का मरकज़ था। 12 साल का नसीर इस बड़े और ऊंचे मकान को देखने में महू था। मकान की पेशानी पर वाज़े अल्फाज में फिरदौस बरजमी यानी ज़मीनी जन्नत कुंदा था। खताती के अंदाज में लिखे हुए ये अल्फाज जब इसने पहली बार पढ़े तो अम्मी से उनसे उनके माना पूछे थे। अचानक इस मकान का बड़ा दरवाज़ा खुला, एक गाड़ी निकली तो पीछे सब्ज़ घास और रंग बिरंगे फूलों से सजे लॉन के मंजर को उसने बड़ी दिलचस्पी और खुशी से देखा। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। ये मकान वाकई जन्नत का टुकड़ा था। इसके अंदर जाने और रहने का शौक़ नसीर के दिल में सर उठाने लगा। सोचों में मगन उसे अपने हाथ में खिंचाव का एहसास हुआ। उसके हाथ में पकड़ा थैला खासा वजनी था, जिसे मेन बाजार तक उठाकर लेकर जाना था। वो मकान पर हसरत से नज़र डालकर अपने रास्ते पर चल दिया। नसीर 9 साल का था जब उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। उसकी अम्मी लोगों के कपड़े सिलाई करके घर का खर्च चला रही थी। नसीर की तालीम के अखराजात इस महदूद आमदनी से पूरा करना मुमकिन नहीं हुए, तो उन्होंने बच्चों के कपड़े सिलाई करके दुकानों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। नसीर भी स्कूल से आकर अम्मी की मदद करता। अब तो वो भी अच्छी खासी सिलाई कर लिया करता था। फिर अम्मी के साथ बाज़ार जाना या दुकानदारों से ऑर्डर लेने जाना भी इसी का काम था। अम्मी ने उसे हमेशा ही सिखाया कि मांगने के सिवा किसी काम में हार नहीं। हाथ से मेहनत करके रिज़्क़ हलाल की कोशिश करने वाले अल्लाह पाक की नेमतें पाते हैं। बाज़ार आते जाते जब भी नसीर को वो मकान नज़र आता वो वहीं ठहर जाता। एक दिन मैं भी ऐसा ही मकान बनाऊंगा, वो खुद से अहद करता। दिन गुजरते रहे। नसीर अब कॉलेज जाने लगा था, साथ ही अपने कारखाने के इंतजामी उमूर भी संभालता था। इनका सिलाई का काम अब काफ़ी फैल गया था। अम्मी ने सिलाई में मदद के लिए कारीगर रख लिए थे। वो खुद सारा काम जानती थी। घर में ही कायम चंद मशीनों वाला ये छोटा सा कारखाना इनकी बड़ी कामयाबी थी। अब भी वो आते जाते इस खूबसूरत मकान को ज़रूर देखता। गुजरते वक्त के साथ कमीनों की लापरवाही मकान का बैरूनी सफ़ेद पत्थर अब कदरे कुदला हो गया था। इसके बावजूद अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से खूबसूरत लगता था। इस मकान से नसीर की मोहब्बत आज भी बरकरार थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब नसीर बच्चों के कपड़े बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। इसके पास बरसों की मेहनत तजुर्बे के साथ तालीम का जेवर भी था। अब इसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक अच्छा घर खरीद सके। वैसा ही सफ़ेद रंग का पुरसुकून मकान, या शायद वही घर जो इसकी मोहब्बत था। मगर क्या घर वाले भी अपना घर बेचना चाहेंगे या नहीं, वो नहीं जानता था। आखिर एक दिन वो अपने बचपन की ख्वाहिश पूरी करने इस घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दोबारा घंटी बजाई तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। अशरफ साहब का घर है। नसीर ने दरवाजे पर तख्ती पर लिखा नाम दोहराया। जी, आप बड़े साहब से मिलने आए हैं। मुलाजिम चौंक गया। इसके लहजे में ताज्जुब था। जी, नसीर ने मुख्तसर जवाब दिया। अब दरवाजे पर खड़े होकर क्या तफसील बताना। मुलाजिम उसे अंदर ले आया। नसीर ने अतराफ में निगाह दौड़ाई तो उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। बरसों पहले का तरोता दालान गायब था। पीली पड़ी हुई जगह जगह से उधरी घास, सूखे पौधे और कुछ तालाब एक वीरान मंजर पर पेश कर रहा था।
मुलाजिम की रहनुमाई में वो चलता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। मकान की हालत इसके मालिकों की अदम तवज्जो जाहिर कर रही थी। सबसे बड़ी बात ये कि मुलाजिम एक अजनबी को क्यों इस तरह अंदर ले जा रहा था। कुछ बात तो जरूर थी। ये बड़े साहब का कमरा है। एक दरवाजे पर रुककर उसने दरवाजा बजाकर जवाब का इंतजार किए बगैर खोल दिया। अंदर मौजूद बेड पर एक कमरे से बुजुर्ग नींद दराज थे। नसीर उन्हें सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर इसका खैर मकदम किया। नसीर इनके सामने सोफे पर बैठ गया। इनकी पुरशफ़क़त मुस्कुराहट से मुतासिर होकर वो उन्हें अपने बारे में सब तफसील से बताता चला गया। वो इसकी मेहनत व लगन से हासिल कामयाबी की दास्तान सुनकर बहुत खुश हुए। वाह नौजवान, खूब तरक्की करोगे, मेहनत कभी जाया नहीं होती। वो मुसलसल उसे सराहते रहे। आप यहाँ अकेले रहते हैं? इनकी गुफ्तगू से हिम्मत पाकर उसने सवाल किया। मेरा बेटा लंदन में होता है। वो चाहता है कि मैं भी उसके पास आ जाऊं, मगर मैं मुल्क छोड़ना नहीं चाहता। अब टांगों में तकलीफ के बाद खुद से इधर उधर हरकत करना मुश्किल है। सो मुलाजिमों के रहमो करम पर हूँ। अरसे से कोई मुझसे मिलने नहीं आया, इसीलिए मुलाजिम ने तुम्हें इतना आराम से अंदर ले लिया। उन्होंने बताया तो नसीर ने झरझरी सी ली। कुदरत ने उसे आईना दिखाया था। पैसे जमा करना, इस मकान में रहना इसका ख्वाब था, और वह पैसों के ढेर के साथ भी इस घर में कितने तन्हा थे। मुझे बचपन से आपका घर बहुत पसंद था। अक्सर मैं खड़ा होकर उसे देखता रहता। उसे खरीदना, इसमें रहना मेरा ख्वाब था। अब ये वैसा खूबसूरत नहीं रहा। मैं तो अंदर आते हुए उस उजड़े हुए लॉन को देखकर बहुत परेशान हो गया। इसने गैर इरादी तौर पर इनसे ये बात कह दी। मेरा ये मुलाजिम अशरफ बचपन से हमारे साथ है, शायद इसलिए ख्याल कर लेता है, वरना बाकी सारे मुलाजिमीन तो तवज्जो नहीं देते। मेरे लिए अब इनकी निगरानी करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये बात भी मुस्कुराकर ही कही। तुम ये घर खरीदना चाहते हो? उन्होंने पूछा तो नसीर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। वो एक बार फिर मुस्कुराए। मैं उसे बेचना नहीं चाहता, अलबत्ता मैं तुम्हें एक शर्त पर दे सकता हूँ। आप घर नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उसे शर्तों पर या मुफ्त में नहीं ले सकता। इसने बात ख़त्म करना चाही, मगर वो इस पर राजी ना थे। शर्त सुन लो पहले। नसीर सर हिलाकर इनकी बात सुनने लगा। वो धीरे धीरे से कुछ कह रहे थे, उसे समझा रहे थे। उसकी आंखें हैरत से फैलीं। थोड़ी देर में दोनों मशवरा करके तफसील से कागज़ पर कुछ नुकात दर्ज करने लगे। कुछ अरसे में ही नसीर ने घर की सारी शक्ल बदल दी थी। अब वो एक बार फिर से चमकता दमकता घर था। अशरफ साहब, जिन्हें वो अंकल कहता था, इसकी कारकिर्दगी से बहुत खुश थे। अपनी फैक्ट्री के साथ वो इनके मंसूबे को भी पूरा वक्त दे रहा था। घर में एक हिस्सा रहने के लिए मुखलिस किया गया, जहां अंकल के इसरार और काम की निगरानी के लिए नसीर अपनी अम्मी के साथ रहने लगा था। घर की पिछली जानिब एक हिस्से में बेसहारा ख्वातीन के लिए मुफ्त सिलाई सिखाने का मरकज़ और बुजुर्गों के लिए मुफ्त रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। अंकल के चेहरे पर ज़िंदगी की बहार आ गई थी। वो बाहर निकलते थे, सबसे बातें करते और इनके मसाइल सुनते थे। एक छोटे से हिस्से में बीमारों के लिए एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर का इंतज़ाम किया गया था। अब ये घर बेसहारा लोगों के लिए जन्नत बन गया। हिस्से में बीमारों के इलाज के लिए एक डॉक्टर और कंपाउंडर का इंतज़ाम भी कर लिया था। अब ये कमरा बेसहारा लोगों के लिए जन्नत बन गया था। उजड़े हुए घर में एक बार फिर बाहर आ गई थी।